ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब मुकम्मल तौर पे फोल्ड होकर एक थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर शेप दे, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ हम सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें दो तरह होते हैं, एक अल्फा हेलिकल होता है और एक बीटा प्रिंटेड शीट। इसमें बेंड होती है और इसमें कॉइल होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर कॉइल होकर पूरी फोल्ड होकर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देती है। सो दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो चार्ली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट्स। विच जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई फॉर मोनोसेक्राइड्स? कौन सा फॉर्मूला है जो मोनोसेक्राइड्स को सेटिस्फाई करता हो? अल्फा, ये दुरुस्त नहीं है। बीटा, ये भी दुरुस्त नहीं है। चार्ली, ये जनरल फार्मूला जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है। मिसाल के तौर पे आप ग्लूकोज देखिए, C6H12O6। आप इसको इस जनरल फार्मूला में पुट करके देखिए, CH2O, N की जगह पर आप 6 लगा दें तो ये क्या बनेगा? C6H12O6। इसी तरह आप राइबोज देख सकते हैं। राइबोज में आप यहाँ पर N की जगह पर 5 लगा के देखें तो ये क्या बन जाएगा? C5H10O5। तो ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ये वाला जनरल फार्मूला उनको सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनाबॉलिक प्रोसेस? डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटा मॉलिक्यूल बनता है, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बनती है, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है, तो ये भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये वही ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारे के सारे कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जबकि डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड मिलकर, छोटे यूनिट्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये बाकी तीनों के तीनों कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। डेल्टा डीएनए रेप्लिकेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। These are rare in nature and occur in some bacteria. अल्फा ग्लूकोज ये मोस्ट कॉमन है, राइबोलोज ये कॉमन है, राइबोज ये कॉमन है। इरिथ्रोज ये एक रेयर इन नेचर है और ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये एग्जांपल है टेट्रोज की। 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड की एग्जांपल इरिथ्रोज। इसका जनरल फार्मूला C4H8O4 होता है। इरिथ्रोज ये कीटो शुगर है। इरिथ्रोलोज ये एक इरिथ्रोज एक एल्डो शुगर है और इरिथ्रोलोज एक कीटो शुगर है। इस तरीके से राइबोज एक एल्डो शुगर है और राइबोलोज एक कीटो शुगर। क्वेश्चन नंबर 5। फाइब्रस प्रोटीन डू नॉट टेक पार्ट इन। दो तरह की प्रोटीन आप लोगों ने देखी थी, एक ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ज्यादातर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसा कि हार्मोन्स का फंक्शन, एंजाइम्स का फंक्शन, हेमोग्लोबिन का फंक्शन। फाइब्रस प्रोटीन ये ज्यादातर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। तो फाइब्रस प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है, जैसा कि फाइब्रिन और प्रोथ्रोमिन वगैरह। फॉर्मेशन ऑफ नेल्स में मौजूद होती है, जैसा कि केराटिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जैसा कि मायोसिन, एक्टिन। जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में इन्वॉल्व नहीं होती। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का फंक्शन है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन। तो लास्ट टेस्ट के एमसीक्यूज में उन्होंने ग्लोबुलर का पूछा था, इसमें वो फाइब्रस प्रोटीन का एमसीक्यू देख रहे थे। वो जिस भी एतबार से पूछे, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। conjugated molecules that is primarily present in egg albumin is alpha lipoprotein, beta nucleoprotein, charlie glycolipid, delta glycoprotein. This is the right answer.
तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, हाइड्रोलाइज होने पर कौन से मोनोसेक्राइड यूनिट देता है? आप लोगों को इल्म है कि सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो एक ग्लूकोज देता है, एक फ्रुक्टोज। सो चार्ली इज राइट आंसर। सुक्रोज हाइड्रोलाइज होने पर एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, इनका फॉर्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन फर्क ये है कि ग्लूकोज एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज कीटो शुगर है। एक ये फर्क याद रखिएगा। एक और फर्क याद रखिएगा कि ग्लूकोज पायरानोज रिंग बनाती है, यानी 6 कॉर्नर वाली, और फ्रुक्टोज फ्यूरानोज रिंग बनाती है, यानी कि 5 कॉर्नर कॉर्नर वाली। तो फ्यूरैन रिंग भी कहते हैं या फ्यूरानोज भी कहते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में याद रखने। क्वेश्चन नंबर 8, fibrous proteins have following properties except alpha insoluble in water, beta crystalline nature, Charlie structural protein and delta elastic nature। तो फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ये भी दुरुस्त है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये भी दुरुस्त है। इलास्टिक नेचर होती है, ये भी दुरुस्त है। क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होती, और वो एक्सेप्शन ही पूछ रहे हैं, तो इस एतबार से बीटा इज एक्सेप्शन एंड इट्स अ राइट चॉइस। फाइब्रस प्रोटीन के क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होती, सो इट्स एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बताती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो चीजें ही ज़हन में रहती हैं, एक नंबर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, और दूसरा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कितना है। ये दो चीजें प्राइमरी स्ट्रक्चर में कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ब्लड नॉर्मली कंटेन्स। तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अपने याद रखना। आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि ग्लूकोज तमाम फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है फ्री स्टेट में, ज्यादातर ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स में मौजूद होती है। हमारे ब्लड के अंदर फ्री ग्लूकोज 0.08% होती है। ये आपने फिगर अच्छे तरीके से याद रखना है, 0.08%। सो बीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन एंटीबॉडी। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ग्लूकागॉन एंजाइम है, ये भी ग्लोबुलर है। एंजाइम्स, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। पेप्सिन, ये भी एंजाइम है, ये भी ग्लोबुलर है। तो ये तीनों ग्लोबुलर है, तो इनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। फाइब्रिन एक फाइब्रस प्रोटीन है, और इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। ये याद रख लो, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जितने भी उनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है, जो फाइब्रस प्रोटीन है उनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इन चारों में फाइब्रिन एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। सो चार्ली इज राइट आंसर। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, monosaccharides perform following roles in living organisms except alpha source of energy in respiration। ये भी दुरुस्त है, मोनोसेक्राइड्स ये रोल प्ले करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, ये भी रोल प्ले करते हैं। ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बना रही है, ग्लाइकोजन बना रही है। मोनोमर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड, ये भी वही बात है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर नहीं करते। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड्स करते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स का फंक्शन नहीं है। सो हियर एक्सेप्शन इज डेल्टा, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, which molecule do not contribute to the formation of biological molecules। ग्लाइकोप्रोटीन्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन्स बनाने में। एयर मेम्ब्रेन्स नॉट मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के दोनों सरफेस पर मौजूद होते हैं। फास्फोलिपिड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोर बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होते। न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बना रहे हो। बाकी तीनों के तीनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का हिस्सा नहीं है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये क्रोमोसोम का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अमाइनो एसिड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप, बीटा आर ग्रुप, चार्ली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डेल्टा हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये आप लोगों को पता है कि अमाइनो अमाइनो एसिड में
ये सब के अंदर कॉमन चीजें, दे ओनली डिफर विद देयर आर ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरे के साथ सिर्फ आर ग्रुप में डिफर करते हैं, बाकी चारों चीजें इन जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं 170 के करीब, उन सब के अंदर सेम होती है। 15 अबाउट हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें प्रोटीन बनाने में 25 हिस्सा लेते हैं और ज्यादातर प्रोटीन बनाने में 20 अमाइनो एसिड्स हिस्सा लेते हैं। तो ये टोटल अमाइनो एसिड्स 170 हैं, जिसमें प्रोटीन्स बनाने में 25 और ज्यादातर प्रोटीन्स बनाने में 20 अमाइनो एसिड्स हिस्सा लेते हैं। ये एमसीक्यू याद रख लीजिएगा, अगर ओवरऑल पूछे तो 170, प्रोटीन्स बनाते हुए पूछे तो 25, और अगर ज्यादातर प्रोटीन्स बनाते हुए पूछे तो वो 20 अमाइनो एसिड्स आपने नोट करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑलमोस्ट all reactions of a cell occur in the presence of alpha enzymes, beta water, चार्ली न्यूक्लियोप्लाज्म, डेल्टा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जितने भी रिएक्शन सेल में हो रहे हैं वो एक्वस मीडियम में हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। इसको मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसको मीडियम ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ इज द नेम ऑफ मेटाबॉलिज्म और ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 17, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स in a protein molecule is determined by alpha order of nucleotides in DNA, beta order of nucleotides in transfer RNA, Charlie order of nucleotides in ribosomal RNA, delta order of nucleotides in RNA। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, ये एक्चुअली इसको इनकोड कौन कर रहा होता है? डीएनए के अंदर एक सेगमेंट मौजूद होता है जिसको कहते हैं जीन। फर्ज करें ये एक इसका पार्ट है जिसको जीन कहते हैं। तो जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डिटरमिन करती है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पहले ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए की सूरत बनती है, और मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमिन करता है। तो एक्चुअली प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होनी है, ये डिटरमिन करता है जीन के अंदर या डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। So alpha is right answer. The sequence of amino acids in a protein molecule is determined by the order of nucleotides in DNA. Question number 18 देखिए, identify the aldo form of monosaccharide. Alpha ribose, ribulose, beta dihydroxyacetone, चार्ली फ्रुक्टोज एंड डेल्टा ग्लूकोज। तो ठीक है स्टूडेंट, इसमें राइबोलोज ये भी कीटो शुगर है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ये भी कीटो है, फ्रुक्टोज ये भी कीटो है, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर। तो डेल्टा इज राइट आंसर। दिस इज ओनली एल्डो शुगर इन दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटे, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अल्फा न्यूक्लियोलस, बीटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली क्रोमोसोम, डेल्टा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है और वहीं पर स्टोर होता है। आपको पता है कि न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ये हमने एक सेंटेंस पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अल्फा लिपिड्स, बीटा प्रोटीन्स, चार्ली न्यूक्लिक एसिड्स एंड डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर ये स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का हायर प्रोपोर्शन होता है एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रोपोर्शन लिपिड में ज्यादा होता है, इसलिए ये पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हेमोग्लोबिन इज द डैश टाइप प्रोटीन, अल्फा फाइब्रस प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन, चार्ली नॉन मेटालिक। हेमोग्लोबिन हम लोगों को पता है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन फ्री स्टेट्स ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अल्फा ऑल फ्रूट्स, बीटा फ्यू फ्रूट्स, चार्ली अ फ्यू फ्रूट्स एंड डेल्टा मोस्ट फ्रूट्स। तो फ्री स्टेट्स में ग्लूकोज तमाम फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, बट मोस्ट अबंडेंटली इट इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स, पिग्स एंड डेट्स। ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी
broken for water to vaporize. Alpha polar covalent bonds, beta non-polar covalent bonds, Charlie covalent bonds and delta hydrogen bonds. So याद रखिएगा कि कौन सा बॉन्ड वाटर को वेपराइज होने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि वाटर को वेपराइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखता है और उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जब वो टूटेंगे तो फिर वाटर वेपराइज हो सकेगा। तो डेल्टा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए डियर स्टूडेंट्स। थ्री हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स tails and a glycerol molecule join to form a alpha monoglyceride, beta diglyceride, charlie triglyceride and delta phospholipid। तो याद रखिए वो कह रहे हैं कि थ्री हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स, तो थ्री फैटी एसिड्स ज्वाइन होकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। इसको ट्राइग्लिसराइड कहते ही इसलिए क्योंकि इसमें तीन फैटी एसिड्स ज्वाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए डियर स्टूडेंट्स। डैश इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अल्फा डीएनए, राइबो न्यूक्लियोटाइड पूछो। तो डीएनए ये डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। आरएनए इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, सीटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है। तो आरएनए एक पॉलीमर है और राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। सो बीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इन कंबाइंड फॉर्म ग्लूकोज इज फाउंड इन मैनी अल्फा मोनोसेक्राइड्स, बीटा डाइसेक्राइड्स, चार्ली पॉलीसेक्राइड, डेल्टा बोथ बी एंड सी। तो कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज इज फाउंड इन डाइसेक्राइड एज वेल एज इन पॉलीसेक्राइड। तो फ्री स्टेट में वो मोनोसेक्राइड की फॉर्म में होता है और कंबाइंड स्टेट में वो दोनों सूरतों में प्रेजेंट होता है, डाइसेक्राइड की फॉर्म में भी और पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में भी। क्वेश्चन नंबर 27। ओवर 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ अ सेल कंसिस्ट्स ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। तो हमने देखा था कि 70% वाटर है। इसका मतलब है अगर हम ड्राई वेट देखें तो वो 30% बनता है, और 30% में मेमेलियन सेल के अंदर 18% प्रोटीन देखी थी टेबल के अंदर, और बैक्टीरियल सेल में 15% देखी थी। तो मेमेलियन सेल के अंदर मोर देन 50% ड्राई वेट प्रोटीन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अल्फा बायोकेमिस्ट्री, बीटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चार्ली सेल बायोलॉजी एंड डेल्टा मेटाबोलॉमिक्स। Study of chemical components and chemical processes in living organisms called biochemistry। ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। Then question number 29। Identify the simplest amino acid। Alpha alanine, beta glycine, charlie isoleucine and delta arginine। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर कॉमन है, सिर्फ उनका आर ग्रुप डिफर करता है। तो आर ग्रुप में जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन है, और वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में आर की जगह पर हाइड्रोजन होता है और एलानिन में CH3 होती है। तो ये याद रखें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डैश, ये किसकी स्ट्रक्चर है? याद रखिएगा कि ये स्टूडेंट्स यूरासिल के स्ट्रक्चर है। ये आपको नजर आ रही है, ये यूरासिल के स्ट्रक्चर है। यूरासिल और थायमिन में फर्क ये है कि कार्बन 5 पर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है। तो ये यूरासिल और थायमिन में डिफरेंस याद रखिएगा। साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन ये तीनों की तीनों प्योरीन्स है, सिंगल रिंग्ड है। एडिनिन और गुआनिन ये डबल रिंग्ड है, यानी कि पैरामिडीन्स। क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज? अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, चार्ली कार्बन अल्काइल ग्रुप बॉन्ड, डेल्टा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये चूंकि लिपिड के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए लिपिड बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड अल्फा पेप्टाइड बॉन्ड, बीटा अमाइनो अमाइड बॉन्ड, चार्ली एस्टर बॉन्ड एंड डेल्टा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 33।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल? वैक्सेस ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है, मिक्सचर होता है। असाइल ग्लिसरॉल ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं और इसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। 34. A peptide chain attains secondary structure by the formation of disulfide bond, ionic bond, peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के दरमियान होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अटेन करते हैं। और आयनिक बॉन्ड डाइसल्फाइड ब्रिजेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। तो ये बॉन्ड्स आपने याद रखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर? सेलुलोज, वैक्सेस, ग्लिसरॉल, स्टार्च। ये भी जब हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ रहे थे डिस्कस किया था कि सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर and it is the main constituent of cell wall of plant cell. Question number 36. Pick up monosaccharide, alpha maltose, beta lactose, charlie ribose and delta cellulose. तो इनमें मोनोसेक्राइड कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, राइबोज एक मोनोसेक्राइड है, पेंटोज शुगर है, माल्टोज डाइसेक्राइड है, लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, राइबोज इज मोनोसेक्राइड। क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following carbohydrates are sweetest among all? Monosaccharide, these are sweetest among all. Disaccharide, ये less sweet होते हैं। और polysaccharide, ये tasteless होते हैं। तो most sweet या sweetest monosaccharide, less sweet disaccharide या oligosaccharide, और polysaccharide they are tasteless. Question number 38. They are frequently associated with cellular membranes. Alpha vaccines, beta terpenoids, charlie phospholipids and delta acyl glycerol. So सेलुलर मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। आपने जो लिपिड बाइलेयर पढ़ी थी वो एक्चुअली फास्फोलिपिड की थी। क्वेश्चन नंबर 39, लेसिथिन माइनस कोलिन इज इक्वल टू। हमने पढ़ा था कि फर्ज करें एक ट्राइग्लिसराइड है, उसका एक फैटी एसिड हटा के अगर फास्फेट ग्रुप लगा दे तो वो बन जाता है फास्फाटिडिक एसिड, और फास्फाटिडिक एसिड के साथ अगर कोलिन लगा दे तो वो बन जाता है फास्फाटाइडाइल कोलिन। इसी को लेसिथिन कहते हैं, इसी को फास्फोलिपिड कहते हैं। तो लेसिथिन में से अगर कोलिन हटा दें तो पीछे फास्फाटिडिक एसिड बचता है। सो चार्ली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, which one of the following biomolecule does have ester bond? Alpha monosaccharides in polysaccharides, beta fatty acid in a triglyceride, Charlie nucleic acid in a nucleotide, delta amino acids in a polypeptide chain. So which one of the following biomolecules does have ester bond? Fatty acid ट्राइग्लिसरॉल में जो ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाते हैं दैट इज एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें एक एसिड एक अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाए और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो, उस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41. They are defined as polyhydroxyaldehyde are ketones. Alpha proteins, beta nucleic acids, charlie carbohydrates, delta vitamins. तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड आर कीटोन। ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, ये भी हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 42, ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर? तो दो तरह के सेल्स आपकी बुक में बताए गए हैं, एक बोन सेल्स जिनके अंदर 20% वाटर होता है और एक ब्रेन सेल्स जिनके अंदर 85% वाटर होता है। और जनरल अगर एवरेज पूछे तो आपने कहना 65 टू 89% वाटर होता है सेल्स के अंदर। तो ये 3 परसेंटेज आपकी बुक के अंदर दी गई है, आपने इनको याद रखना है। 43 उपान इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड्स। तो स्टार्च की डाइजेशन याद रखिएगा कि पहले अमाइलेज अल्फा अमाइलेज उसको डाइजेस्ट करता है माल्टोज में, ये स्लाइवा के अंदर होती है और ड्यूडिनम के अंदर इसकी इनिशियल हाइड्रोलिसिस होती है। फिर माल्टोज को फर्दर डाइजेस्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और ये कौन करता है? ये माल्टेज एंजाइम्स करता है, एंजाइम करता है। तो इनिशियल हाइड्रोलिसिस पे स्टार्च माल्टोज देता है और फाइनल हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज भी। क्वेश्चन नंबर 44,
Which one of the following conjugated molecules play an important role in the regulation of gene expression? ये टर्म याद रखिएगा, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये एक जीन है, इससे आरएनए और प्रोटीन बनना, जीन से प्रोटीन बनने के अमल को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन उसने अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना। तो लिपोप्रोटीन का कोई रोल नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोहिस्टोन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स यही एक्चुअली जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 45 it is very difficult to classify dash in a single well defined fashion। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई कर लिया, न्यूक्लिक एसिड्स को कर लेते हैं, लिपिड्स को कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को वेल डिफाइंड फैशन में इनको फंक्शंस के एतबार से अलग क्लासिफाई करना पड़ता है, ग्लोबुलर और फाइब्रस के एतबार से अलग करना पड़ता है, स्ट्रक्चर के एतबार से अलग करना पड़ता है। तो इनको एक सिंगल वेल डिफाइंड फैशन में आप सिंपली क्लासिफाई नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 46, द अट्रैक्शन between water molecules is called cohesion, adhesion, polarity, surface tension। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है दैट इज कोहेजन, और वाटर मॉलिक्यूल की किसी और मॉलिक्यूल के साथ, वो चाहे सिलेंडर्स की वाल्स हो या जाइलम वेसल्स हो, उनको एडहेजन कहते हैं। एंड 47, ऑलमोस्ट 18% ऑफ मेमिलियन सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर 70%, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन 18% मौजूद होती है। इस टेबल को याद रख लो, सबसे ज्यादा वाटर, 18% प्रोटीन, 4% कार्बोहाइड्रेट एंड 3% लिपिड। 18% प्रोटीन याद रखिएगा, और यही एमसीक्यू में पूछा गया। और इसी एतबार से आप देखो कि मोर देन 50% ड्राई वेट प्रोटीन पर मुश्तमिल हो गया। 48, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर केप्ट आउटसाइड द रिंग इन फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, लेकिन ग्लूकोज में जो रिंग बनती है वो 6 कार्बन रिंग है, और उसमें 1 कार्बन बाहर रखा जाता है। फ्रुक्टोज जो रिंग बना रही है वो फ्यूरानोज रिंग है, 5 कार्बन, और उसमें 2 कार्बन बाहर रखने पड़ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो रिंग के बाहर 2 कार्बन मौजूद होते हैं। सेकंड लास्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन decomposition of amino acid? Alpha condensation, beta hydrolysis, Charlie decomposition, and delta condensation. Hydrolysis is a process that involves in decomposition of amino acids. Question number 15, most proteins are made up of dash types of amino acids। तब वो most protein पूछ रहा है, पहले उन्हें टोटल अमाइनो एसिड पूछे थे 170, इनमें जो प्रोटीन के कंस्टिट्यूएंट्स है वो 25 है। ज्यादातर प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड्स की टाइप्स बनाती हैं, सो अल्फा इज राइट आंसर।